बापू जरा देखो तो मैंने कैसी जलेबियां बनाई हैं। अरे वाह, सच कहूं त्रिशा बेटी, तुमने तो मुझसे भी अच्छी जलेबियां बनाई हैं। पर पर क्या बापू? पर तुझे मेरी तरह जलेबियां थोड़ी ना बेचनी है। तू अपनी 10वीं की पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे भूल गई क्या? तुझे बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनना है। यह याद करके त्रिशा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तुम तो माँ को भी साथ लेकर चले गए बापू। अब मुझ अनाथ को पुलिस अफसर कौन बनाएगा? त्रिशा के माँ बाप की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो वह अपने मामा सोहन के घर रहने चली आती है। मामी आशा त्रिशा को देखते ही कहती है, लो एक और बोझ उठा लाए घर में। अब इसे भी हमें ही पालना पड़ेगा क्या? अरे भाग्यवान लड़की है, घर के काम काज में हाथ बटाएगी, काम करके 2 रोटियां खा लेगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे वैसे भी अब इसे किसके सहारे छोड़ूं? यह सुनकर आशा चुप हो जाती है और उस दिन के बाद त्रिशा अपने मामा मामी के साथ रहने लगती है। मगर उसकी मामी और उसकी ममेरी बहन कोमल उसे अपने घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। त्रिशा, त्रिशा, झाड़ू पोछा जल्दी से निपटा, फिर कपड़े भी धोने हैं। त्रिशा, ओ त्रिशा, जल्दी से आ। क्या है कोमल? क्या है कोमल की बच्ची, सब काम छोड़, पहले मेरे लिए चाय बना कर ला। हाँ। आशा त्रिशा को घर के कामों से फुर्सत नहीं लेने देती थी और कोमल उसे अपनी नौकरानी समझकर उसकी फिरकी बनाकर रखती थी। बेचारी त्रिशा सारा दिन काम में जुटी रहती, उसे ढंग से खाना खाने का भी समय न मिलता। त्रिशा की ऐसी बुरी दशा देखकर उसका मामा सोहन बड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, ये माँ बेटी तो बेचारी त्रिशा को चैन से जीने ही नहीं देती। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, आखिर त्रिशा मेरी सगी भांजी जो है। यही सोचकर सोहन आशा से कहता है, आज से तुम दोनों माँ बेटी घर को संभालोगी और त्रिशा मेरे साथ जलेबियों के काम में मदद करेगी। आप बहुत सयाने हैं ना, घर का सारा काम मैं और मेरी बेटी करे और यह महारानी आपके साथ आराम से बैठकर जलेबियां बेचे। हाँ, क्यों, यह कोई लाट साहब की बेटी है क्या? आशा को यूं भड़कते देख सोहन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे मान जाओ भाग्यवान, ये लड़की मेरे साथ जलेबियां बेचेगी तो हमारी बहुत कमाई होगी। मुझसे भी अच्छी जलेबियां बना लेती है ये त्रिशा। यह सुनकर आशा के मन में पैसे का लालच जाग जाता है और वह नरमी दिखाते हुए कहती है, फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है जी, बस रोज शाम को मेरी हथेली पर लक्ष्मी आ जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आ जाएगी भाग्यवान। उस दिन के बाद त्रिशा अपने मामा के साथ जलेबियां बनाने के काम में लग जाती है और त्रिशा की बनाई जलेबियां ग्राहकों को बहुत पसंद आती हैं। लोग उसकी जलेबियों की तारीफ करते नहीं थकते। वाह भाई सोहन, तुम्हारी भांजी तो तुमसे भी अच्छी जलेबी बनाती है। मैं तो कहूँ कि इससे अच्छी जलेबी तो पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। त्रिशा की बनाई जलेबियां हाथों हाथ बिक जाती और सोहन की मोटी कमाई होती। आशा के हाथों में खूब सारे नोट आते तो वह फूली नहीं समाती और कहती, वाह त्रिशा बेटी, बस ऐसे ही कमाई करती जा, देखना फिर तुझे मैं इस कोमल से भी ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ। आशा तो यह बात केवल त्रिशा का मन रखने के लिए कहती है, मगर कोमल उसे सच मानकर त्रिशा से जलन कर बैठती है और कहती है, हाँ, इस अनाथ के लिए इतना प्यार, लगता है अब मुझे भी जलेबी बनाना सीखना ही पड़ेगा। मैं इससे अच्छी जलेबी बनाऊंगी तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। मन में यह सब ठान कर कोमल अपने पिता से जलेबियां बनाना तो सीख लेती है, मगर फिर भी त्रिशा से अच्छी जलेबियां नहीं बना पाती। बताओ ना बापू, मैंने इस त्रिशा से अच्छी जलेबियां बनाई है ना? सोहन चखते हुए बोला, बिल्कुल, इससे 1000 गुना अच्छी जलेबियां बनाई हैं तूने। यह सुनकर कोमल खुशी से नाचने लगती है और त्रिशा को जलाते हुए कहती है, हाँ, बनाएगी मुझसे अच्छी जलेबियां। मुझसे अच्छी जलेबियां तो यह अनाथ जिंदगी भर नहीं बना पाएगी। आज के बाद तो सब मेरी जलेबियां खाना पसंद करेंगे और इसकी जलेबियां तो कोई सूंघेगा भी नहीं। कोमल की ऐसी जली कटी बातों से तृष्णा का मन दुखता है
और वह अपने मामा से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर मामा उसे मनाने के लिए आता है तो वह मामा से कहती है, मामा, क्या कोमल ने सच में ही मुझसे अच्छी जलेबियां बनाई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने झूठ क्यों बोला मामा? यह सुनकर सोहन भावुक उठता है और त्रिशा को समझाते हुए कहता है, बेटी, मैंने सिर्फ उसे खुश रखने के लिए ऐसा किया। तुम्हें दुख जरूर हुआ होगा, पर तुम बड़ी हो बेटी, और बड़ों का फर्ज होता है छोटों को खुश रखना। बेटी, हमेशा याद रखना, जो अपनों के लिए त्याग करता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। ठीक है मामा, मैं आपकी यह सीख हमेशा याद रखूंगी। यह सुनकर त्रिशा को कोमल से कोई शिकायत नहीं रहती है और वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगती है। कुछ दिन बाद त्रिशा को किस्मत से फिर एक झटका लगता है। एक दिन उसका सोहन मामा भी उसका साथ छोड़ जाता है। मामा, एक आप ही अपना कहने के लिए बचे थे, अब आप भी मुझे छोड़ चले। मामा की मौत के बाद कोमल और त्रिशा दोनों जलेबियों की अलग अलग दुकानें लगाने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म जलेबी खाइए। ऐसी करारी और रसीली जलेबियां पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। कोमल दिन भर ग्राहकों को आवाज देती है, मगर उसकी जलेबियां बहुत ही कम बिकती हैं। सभी ग्राहक त्रिशा की दुकान पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। यह देख कोमल त्रिशा से जलने लगती है और कहती है, पता नहीं इस मनहूस से कब छुटकारा मिलेगा। मैं तो कहूँ इसे भी मौत आ जाए। एक दिन आशीष नाम का लड़का त्रिशा के पास आता है और उसकी जलेबियों का स्वाद चखकर इतना खुश हो जाता है कि उससे शादी की बात करने लगता है और कहता है, सुनिए, आपकी जलेबियां और आप दोनों मुझे बहुत पसंद है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह तो मेरी मामी ही तय करेंगी, आप उनसे मिल लीजिए। आशीष अपनी माँ पार्वती को साथ लेकर त्रिशा के घर जाता है तो आशा पार्वती को देखते ही चौंक जाती है। अरे पार्वती, तुम? अरे आशा, तुम? आशा और पार्वती दोनों बचपन की सहेलियां थीं और आशा ने बचपन से ही कोमल का रिश्ता आशीष के साथ तय कर रखा था। इसलिए आशा कहती है, अरे शादी की इतनी ही जल्दी थी तो मुझे बुला लेती। आशा बहन, अब तो कोमल और आशीष की शादी कर ही देनी चाहिए। पर मैं तो त्रिशा से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जलेबियां खाने का शौक है और त्रिशा कोमल से बेहतर जलेबियां बनाती है। यह सुनकर आशा का कलेजा जल उठता है और उसे तृष्णा से जलन होने लगती है। बेटा, अगर तुम्हें त्रिशा की जलेबियों पर इतना ही घमंड है तो क्यों ना कोमल और त्रिशा के बीच जलेबी बनाने का मुकाबला हो जाए। जो जीते उसी से शादी कर लेना। यह सुनकर आशीष बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे मंजूर है, देखना त्रिशा ही जीतेगी। कोमल और त्रिशा दोनों जलेबियां बनाती हैं और अपने अपने थालों में सजाती हैं। मगर तभी तृष्णा को अपने मामा की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था, बेटी, बड़ों का फर्ज है छोटों को खुश रखना, और जो त्याग करता है ईश्वर उसका साथ जरूर देता है। यह बात याद आते ही त्रिशा मौका देखकर कोमल के थाल की जगह अपनी थाल रख देती है और प्रतियोगिता में कोमल की जीत होती है। यह देखकर आशा फूली नहीं समाती। मैं ना कहती थी कि कोमल से अच्छी जलेबियां तो त्रिशा कभी बना ही नहीं सकती। हाँ, अब तो कोमल और आशीष की शादी समझो पक्की हुई। क्यों बेटा, अब तो मना नहीं कर सकते ना? यह सुनकर आशीष तो शादी के लिए हाँ कर देता है, मगर कोमल इस शादी से मना कर देती है क्योंकि उसने त्रिशा को जलेबियों की थाल बदलते देख लिया था और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उधर आशा भी यह सच्चाई जानकर त्रिशा के प्यार और त्याग के आगे झुक जाती है। वह त्रिशा को अपनी बेटी समझकर सीने से लगा लेती हैं और फिर आशीष और त्रिशा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। हिमिका बचपन से बहुत आलसी थी। उसकी माँ उससे कह कहकर थक जाती, बेटी कुछ हुनर सीख ले, ससुराल में ऐसे गुजारा नहीं होगा। लेकिन मजाल भला जो उसके कानों पर जूं रेंग जाए। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके अंदर से आलस नहीं निकला। हिमिका की सास सविता बोली, हे भगवान,
मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। दिन चढ़ गया है और वह अभी सोकर भी नहीं उठी। अरे ज्ञान, अब तू ही उसे जगा। हिमिका उठो, अब तो उठ जाओ। देखो 9 बज गए हैं। माँ ने घर का सारा काम निपटा लिया है और तुम सो रही हो। ज्ञान, मुझे सोने दो ना। माँ से बोलो वो भी सो जाएं। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। पर इतनी प्यारी नींद दोबारा नहीं आएगी। ओ महारानी, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। कल को मैं मर गई तो तुम्हारी माँ नहीं आएगी यहाँ काम करने के लिए। हिमिका उठी और आंखें मलती हुई बाहर आकर बैठ गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि मेरा खाना पैक कर दो। सब्जी कटेगी, बनेगी, आटा गूंधेगा तब रोटी बनेगी। कितना झंझट है। इससे अच्छा तो यही है कि आप खाना वहीं खा लेना। ठीक है, मैं तो वहीं खा लूंगा और तुम पूरे दिन बेड पर लेटी रहना। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के जाने के बाद हिमिका उठती, इधर उधर देखती कि उसकी सास घर में है या नहीं। अगर सविता बाहर चली जाती तो वह रसोई में जाकर देखती कि सासू माँ ने खाने में क्या बनाया है, और जो कुछ बना होता उसे खाकर वह फिर से लेट जाती। अरे बहू, अब उठकर नहा तो लो, या वो भी मैं ही नहलाऊं? क्या माँ जी, आप तो ना खुद आराम करती हो और ना ही मुझे करने देती हो। मेरा जब मन होगा नहा लूंगी। हाँ, इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हिमिका, 2 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे साथ वालों के सबके बच्चे हो गए। चलो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। आप भी किस झंझट में पड़ना चाहते हैं ज्ञान? पहले इलाज कराओ, फिर 9 महीने बच्चा पेट में रखो और फिर उसके बाद उसके इतने सारे काम। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इतना काम। इससे अच्छा तो एक बच्चा गोद ले लो। हिमिका, अब तो हद हो गई। तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? एक औरत का जीवन माँ बनने से पूरा होता है और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ज्ञान और सविता दोनों आपस में बात कर रहे थे। सविता कह रही थी, ज्ञान, बहू इतनी आलसी है, पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए तेरे बड़े भाई के पास चली जाऊं। मैं ना रहूंगी तो तब जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप चली जाओ। सविता अपने बड़े बेटे के घर चली गई। अब हिमिका को चिंता होने लगी। वह सोचने लगी, अब काम कौन करेगा? सुबह की चाय, नाश्ता, ज्ञान का लंच, झाड़ू पोछा, बर्तन। हे भगवान, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा। अगले दिन अब तो माँ भी चली गई, कम से कम अब तो उठ जाओ और खाना बना लो। उई माँ, मैं मर गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं कैसे उठूं? ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। लेकिन देखो, तुम अपने लिए खाना जरूर बना लेना। ज्ञान बिना खाए ही चला गया। ओ ये, अब मैं मजे से लेटी रहूंगी। अब तो बुढ़िया भी नहीं रही काय काय करने के लिए। लेकिन मुझे भी भूख लगी है। लेकिन बनाने का झंझट कौन करे? एक काम करती हूँ, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर देती हूँ। न बनाने का झंझट और न बर्तन धोने का। वाह, मजा आ जाएगा। हिमिका ने पिज्जा ऑर्डर किया और खाकर मजे से लेट गई। अब रोज ऐसा ही होने लगा। हिमिका कभी कुछ बहाने लगाकर लेटी रहती और ज्ञान भूखा ही चला जाता। वह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती और खा पीकर पूरे दिन आराम फरमाती। क्या बात है हिमिका, मुझे घर में कुछ खाने का सामान दिखाई नहीं देता। आखिर तुम खाती क्या हो? क्या खाती हूँ? दलिया खिचड़ी बनाकर खा लेती हूँ। माँ जी क्या गई, मुझे तो बीमारियों ने पकड़ लिया। लगता है ज्ञान, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी मैं। ज्ञान उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। अक्सर शाम के समय दोनों के लिए खाना वही बना देता था। ऑफिस में ज्ञान को परेशान देख उसके दोस्त विजय ने कहा, क्या हुआ ज्ञान, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे यार, क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कुछ खाती पीती नहीं है, पूरे दिन बस ऐसे ही लेटी रहती है। ओह, मेरा भाई डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। तुम भाभी को लेकर वहां चले जाओ। आज काम ज्यादा है, कल छुट्टी करूंगा और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अरे काम की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम अपनी फाइल मुझे दे दो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तुम अभी चले जाओ। ज्ञान घर पहुंचा तो देखा
कि जोमैटो वाला उसके घर की तरफ ही जा रहा था। वह छिपकर देखने लगा। ओह, तो ये बात है, मैडम ऑनलाइन खाना मंगाती हैं, इसलिए इसका घर में खाना नहीं बनता। और ये तो मुझे बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। वह कुछ देर रुककर घर गया। तब तक हिमिका खाकर खाली डिब्बा कूड़े में फेंक चुकी थी। ज्ञान को देखकर वह चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, आप इस समय और यहाँ? हिमिका, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। तुम्हारा चेकअप कराना बहुत जरूरी है। वैसे भी तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। अरे नहीं ज्ञान, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हॉस्पिटल तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकता। ज्ञान विजय से बात करके उसके भाई के साथ उसकी पोल पट्टी खोलने की प्लानिंग कर चुका था। ज्ञान की जिद के कारण हिमिका को हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है। खाना पीना भी छोड़ दिया है इसने। मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनके सारे टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी ज्ञान जी, आपकी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है और वो हमें ऑपरेशन करके जल्दी से जल्दी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। हिमिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो बुरी तरह डर गई। नर्स, पेशेंट को जल्दी अंदर लेकर चलो, फौरन किडनी निकालनी होगी। नहीं ज्ञान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो घर चलो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। नहीं हिमिका, तुम डरो मत, बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैम जल्दी चलिए, 1 मिनट की देर भी आपकी जान ले सकती है। मेरा यकीन करो ज्ञान, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखो मेरा चेहरा देखो, क्या मैं बीमार लगती हूँ? हिमिका, तुम पूरे दिन भूखी प्यासी लेटी रहती हो। तुम्हें हमेशा दर्द, उल्टी और ना जाने क्या क्या होता रहता है। नर्स हिमिका को पकड़कर अंदर ले जाने लगी। ज्ञान, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं तो ये सब काम ना करने के बहाने बनाती थी। मुझे कोई दर्द, कोई उल्टी नहीं हुई। ये सब मैंने काम से बचने के लिए ड्रामा किया था। मुझे घर वापस ले चलो। देखो, ये सब तुम ऑपरेशन से बचने के लिए कह रही हो, झूठ बोल रही हो ना तुम। नहीं ज्ञान, आपकी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे पापा की कसम, माता रानी की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम खाना क्यों नहीं बनाती थी? मुझे माफ कर दो, मैं खाना ऑनलाइन मंगा लेती थी। अब तो किडनी निकाली लो डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका आलस तभी निकलेगा। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी, समय से पहले सारे काम करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे माफ कर दो ज्ञान, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और अब घर चलो और बढ़िया सी चिकन बिरयानी बनाओ। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया यार। चलो ठीक है, घर चलो, मैं बनाती हूँ। और इस तरह ज्ञान ने अपनी आलसी पत्नी की अकल ठिकाने लगाई।